गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने छठा लेसन स्टार्ट किया है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ के बारे में आप जानते हैं अच्छी तरह से। वह परिपथ जिसमें कुंजी, धारा नियंत्रक, बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर ये सब जुड़े हुए रहते हैं और एक पूरा परिपथ बना हुआ रहता है, तो उसको अपन कहते हैं विद्युत परिपथ। सक्रिय और अक्रिय, जिसमें विद्युत स्रोत लगा है वो सक्रिय मतलब वो कार्य कर रहा है, और अक्रिय जिसमें विद्युत स्रोत नहीं लगा हुआ वह अक्रिय परिपथ होता है। तो ये कुछ जानकारी, ये डेफिनेशन परीक्षा में नहीं आती वैसे कि भी सक्रिय विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, अक्रिय किसे कहते हैं। कोई विशेष को परिभाषा आपको यूँ नहीं कि आप उनको बैठ के याद करो, लेकिन ये आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, ये शब्द जो हैं ये आगे आएंगे तो आपको पता रहना चाहिए कि ये क्या है। अगला जो शब्द है वो है जालक या नेटवर्क। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे विद्युत परिपथ अगर एक साथ जुड़े हुए हैं, किसी भी संयोजन में एक साथ संयोजित हैं, तो जैसे एक जाल सा बना हुआ है। अपन ने पीछे न्यूमेरिकल में पढ़ा था कि बहुत से प्रतिरोध अलग अलग लूप बने हुए हैं, तो वो क्या कहलाता है, जालक या नेटवर्क। मतलब बहुत सारे परिपथ जुड़कर एक बड़ा परिपथ बना ले, उसको अपन बोलते हैं नेटवर्क। ठीक है, तो वह व्यवस्था जिसमें अनेक विद्युत परिपथ संयोजित होते हैं जालक या नेटवर्क कहलाता है। एक आता है संधि या नोड। संधि का मतलब होता है कि किसी एक बिंदु पर बहुत सारे जो चालक या बहुत सारे जो प्रतिरोध किसी एक बिंदु से जुड़े हुए हैं, तो वो संधि कहलाती है। ठीक है ना, जैसे मान लो एक पॉइंट P है, उस पॉइंट से बहुत सारे तार निकल रहे हैं और वो आगे जाके कहीं संयोजित हो रहे हैं, तो उस P को अपन कहेंगे संधि। ठीक है, संधि का मतलब कि वहां उस बिंदु पर, बिंदु P पर बहुत से परिपथ जुड़ रहे हैं, जुड़ने को अपन कहते हैं संधि। तो बात समझ में आएगी। और एक नया शब्द है नोड, तो वो नोड भी कहलाता है। तो किसी विद्युत परिपथ में स्थित वह बिंदु जहां 3 या 3 से अधिक चालक अथवा प्रतिरोध संयोजित होते हैं क्या कहलाता है, संधि या नोड कहलाता है। अब है लूप अथवा पाश। लूप अपन किसे कहते हैं, लूप का मतलब कोई भी बंद परिपथ, पूरा एक सर्कल पूरा हो, पूरा एक चक्र पूरा हो, उसको अपन कहेंगे लूप। ठीक है, तो किसी बंद विद्युत परिपथ को लूप या पाश कहते हैं। अब आपके एक इंपॉर्टेंट बिंदु है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के नियम, 2 नियम है किरचॉफ के, इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में किरचॉफ के नियम 2 नंबर के आते हैं। अगर आते हैं तो ये 2 नंबर के, दोनों 1-1 नंबर के नियम पूछे जाते हैं, और अगर एक नियम पूछेंगे तो 1 नंबर का आएगा। उसमें पर्टिकुलर फिर नाम देंगे कि संधि का नियम लिखिए या लूप का नियम लिखिए। तो किरचॉफ के कितने नियम है, 2 नियम है। पहला नियम है संधि या धारा का नियम। ठीक है, और दूसरा नियम है लूप का नियम। बात समझ में आ गई। तो पहला नियम अपन पढ़ेंगे, प्रथम नियम संधि नियम या धारा का नियम। तो धारा का नियम है तो निश्चित रूप से संधि भी है। देखो, संधि का मतलब किसी एक बिंदु पर बहुत से प्रतिरोध या बहुत से जो परिपथ है वो जुड़े रहेंगे, बहुत से तार जुड़े रहते हैं जिस बिंदु पर, उसको अपन संधि कहते हैं। और धारा का मतलब क्या है कि उसमें से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, तो जटिल विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने के लिए, जटिल विद्युत परिपथों का विश्लेषण करने के लिए, जटिल विद्युत परिपथ होते हैं जिसमें बहुत से जाल बना हुआ है, बहुत से नेटवर्क, एक नेटवर्क बना हुआ है, बहुत से परिपथ जुड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो उसको सोल्व करने के लिए, उसे समझने के लिए किरचॉफ ने कुछ नियम दिए हैं कि जैसे मान लो कहीं से धारा आ रही है, कहीं से जा रही है, कुछ जो तार ऐसे हैं जिनसे धारा अंदर आ रही है, संधि की ओर आ रही है, कुछ परिपथ ऐसे हैं या कुछ तार ऐसे जुड़े हुए हैं जिनसे वापस जा रही है वापस। ठीक है ना, तो अपन कैसे निर्णय लेंगे कि यहाँ नेट धारा क्या है, धारा का बीजीय योग कितना है। या किसी भी लूप में मान लो प्रतिरोध तार में लगे हुए हैं, उसमें बैटरी भी लगी हुई है, तो उसको अपन किस प्रकार से अपन डिफाइन करेंगे कि यहाँ कितनी धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, तो इसके लिए फिर किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने 2 नियम दिए थे, जिसमें इसका जो प्रथम नियम है, इनका जो प्रथम नियम है वो है संधि का नियम, और इसे धारा का नियम भी कहते हैं। ये नियम क्या है, इस नियमानुसार किसी संधि पर
संधि मतलब किसी बिंदु पर जहां पर बहुत से प्रतिरोध जुड़े हुए हैं या बहुत से तार जुड़े हुए हैं, संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजीय योग शून्य होता है। बीजीय योग शून्य होता है। बीजीय योग का मतलब क्या हुआ कि जरूरी नहीं है कि उस संधि पर या उस बिंदु पर केवल धाराएं आए, कुछ धाराएं निकल भी सकती हैं उस बिंदु से, ठीक है ना। तो प्रवेश करने वाली धारा और बाहर निकलने वाली धाराओं के चिन्ह अलग अलग होंगे, उसमें प्लस का चिन्ह भी आएगा, उसमें माइनस का चिन्ह भी आएगा, इसलिए यहाँ पर बीजीय योग बना हुआ है, ठीक है। अगर केवल अपन योग बोलते हैं इसका मतलब तो सारे जुड़े नहीं है। बीजीय योग का मतलब होता है कि वहां घटाना भी हो सकता है और जोड़ना भी हो सकता है। तो किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का जो बीजीय योग है वो शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। बीजीय योग 0 होना चाहिए। कहने का मतलब है कि उस संधि पर, उस बिंदु पर आने वाली धाराओं का कुल योग और वहां से जाने वाली धाराओं का कुल योग बराबर होना चाहिए। जैसे मान लो I1, I2, I3 तीनों धाराएं प्रवेश कर रही हैं और I4 और I5 मान लो निकल रही हैं, तो I4 और I5 का जो योग है वो 1I1, I2, I3 के योग के बराबर होगा। प्रवेश करने वाली धाराओं का योग और वहां से निकलने वाली धाराओं का योग बराबर होगा। ये बात है, बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर बीजीय योग क्या होगा, धारा का शून्य होगा। यदि संधि O से प्रवाहित धाराएं चित्रानुसार I1, I2, I3 तीन धारा ले रखी है, तो किरचॉफ के प्रथम नियमानुसार देखिए इसमें ये दो धाराएं हैं, इस प्रतिरोध तार में से धारा प्रवाहित हो रही है I1 जो इस बिंदु O पर आ रही है, और यहाँ से इस प्रतिरोध तार में से जो धारा आ रही है वो I2 आ रही है। ये I1 और I2 तो बिंदु O की ओर आ रही है, O में प्रवेश कर रही है, और इसको प्रवेशित धारा कहेंगे, और ये निर्गत धारा जो इस बिंदु O से निकल रही है, तो I3 क्या हो गया, निर्गत धारा हो गया, ठीक है। तो I1 प्लस I2 इन दोनों को अपन ने धनात्मक लिया, और ये निर्गत धारा क्या हो जाएगी, माइनस में, अर्थात प्रवेश करने वाली कौन सी है, I1 और I2, और निर्गत धारा कौन सी है, I3। तो I1 और I2 का जो योग है वो किसके बराबर होना चाहिए, I3 के बराबर, ठीक है। I1 और I2 का जो योग है वो किसके बराबर होगा, I3 के बराबर। प्रवेश करने वाली धाराओं का योग निर्गत धारा के बराबर होता है। यही किरचॉफ का संधि का नियम है। इसे अपन धारा का नियम भी कहते हैं, क्योंकि धारा का बीजीय योग ले रहे हैं इसलिए। बात समझ में आ गई। यहाँ पर ये तो अपन ने I1, I2, I3 ले रखा है, I4, I5, I6 कितनी भी धाराएं जुड़ सकती हैं, यहाँ पर कितनी भी धाराएं मिल सकती हैं इस बिंदु पर, लेकिन नियम एक ही रहेगा कि प्रवेश करने वाली धाराओं का योग वहां से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर होगा, ठीक है। चूंकि आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। विद्युत धारा किसे कहते हैं, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अतः समीकरण 2 से स्पष्ट है कि संधि पर प्रति सेकंड पहुंचने वाले आवेश की मात्रा निर्गत आवेश के तुल्य होती है। 1 सेकंड में अगर 5 आवेश वहां पहुंचते हैं तो 5 आवेश वहां से निकलेंगे भी। आप समझ रहे हैं। तो प्रति सेकंड उस O बिंदु पर, उस संधि पर पहुंचने वाले आवेश की मात्रा और वहां उस O बिंदु पर उस संधि से निर्गत आवेश का जो कुल योग है वो बराबर होगा। 2 गुलाम आवेश प्रवेश करेंगे तो 2 गुलाम जाएंगे भी, 5 गुलाम आएंगे तो 5 जाएंगे भी वहां से, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किरचॉफ का जो प्रथम नियम है वो आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। ये प्रश्न भी केवल एक नंबर का पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है। प्रश्न दोबारा सुन लें। किरचॉफ का प्रथम नियम किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है।
तो आप लिखोगे आवेश संरक्षण नियम पर आधारित है। ठीक है, तो आवेश संरक्षित रहता है क्योंकि आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं और विद्युत धारा का बीजीय योग 0 होता है। इसलिए आवेश जितने वहां प्रवेश करेंगे उतने आवेश वहां से निकलेंगे भी, अर्थात क्या हुआ, आवेश संरक्षित रहता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। चूंकि यह नियम धारा और संधि से संबंधित है इसलिए इसे धारा नियम या संधि नियम भी कहते हैं। ये टॉपिक हेडिंग में ही बता दिया था, ये संधि का नियम और धारा का नियम। तो ये क्लियर हो गया, एकदम समझ में आएगा सबके, क्योंकि इन सब चीजों का उपयोग क्या अपन आगे करेंगे। ये इस पर न्यूमेरिकल भी आ सकता है, आया हुआ भी है कि यहाँ पर इसका मान दे दिया 1 एम्पियर, इसका मान दे दिया 0.1 एम्पियर और इसका मान दे दिया 0.5 एम्पियर। सॉरी, इन दोनों का मान दे दिया, जैसे इसका मान 1 एम्पियर दे दिया, इसका दे दिया 0.5 और इसका पूछ लिया इसका बताओ कितना है। ये 1 एम्पियर है और ये 0.5 है, तो इसका बताइए कितना है। मतलब इसका मान दे दिया और इसका मान दे दिया, I2 का मान पूछा जाएगा तो आसानी से बता सकते हैं। और भी शाखाएं यहाँ से निकल सकती हैं, जैसे मान लो यहाँ के फिर 2 भागों में बढ़ गई, फिर इसमें से एक का मान दे दिया, एक का मान नहीं दिया। तो जरूरी नहीं है, न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि एक ही संधि मिले, संधि आपको 2 या 3 मिल सकती है। एक न्यूमेरिकल में 2 या 3 संधियां हो सकती हैं, लेकिन सभी संधियों के लिए नियम यही लागू होगा। ठीक है ना, तो ये हो चुका। अब आपका द्वितीय नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम, वो क्या है, लूप का नियम। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या है, लूप का नियम। लूप का नियम देखिए क्या है, लूप का मतलब क्या होगा, बंद परिपथ। ठीक है, अब किसी भी बंद परिपथ में हो सकता है बैटरी लगी हो और प्रतिरोध लगे हो। ठीक है, या ये भी हो सकता है कि केवल प्रतिरोध लगे हो, बैटरी नहीं लगी हो सकता है ना, कि एक बंद परिपथ ऐसा परिपथ जिसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं, वो बंद परिपथ है और बाहर से कोई भी जालक समझ गया ना, मैंने पहले ही कहा था कि ये शब्द आगे आएंगे। कोई भी जालक है, कोई भी बड़ा डायग्राम बना हुआ है, उस बड़े डायग्राम में मान लो 3 लूप दे रखे हैं, 3 लूप समझ रहे हैं, 3 बंद परिपथ दे रखे हैं। एक बंद परिपथ इधर बन रहा है, दूसरा बंद परिपथ इधर बन रहा है, तीसरा नीचे बन रहा है और तीनों आपस में ज्वाइंट है, तीनों परिपथ आपस में ज्वाइंट है। ठीक है ना, तो ये जरूरी नहीं है कि तीनों परिपथों में बैटरी लगी हो सकता है किसी एक लूप में बैटरी लगी हो, 2 लूप में नहीं लगी हो, या 2 में लगी हुई हो, 1 में नहीं लगी हुई हो, या हो सकता है तीनों में लगी हुई हो। किसी भी प्रकार की कंडीशन हो सकती है कि, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक लूप में बैटरी हो, ऐसा अनिवार्य नहीं है। बात समझ में आ गई। तो लूप का मतलब क्या हुआ, एक पूरा बंद परिपथ होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात क्या हुई कि उसमें अनिवार्य नहीं है कि बैटरी लगी हो, केवल प्रतिरोध हो सकता है या बैटरी और प्रतिरोध दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब जो बैटरी है उसका तो विद्युत वाहक बल डायरेक्ट आपको दिया रहेगा, E या V, अपन कोई भी ले सकते हैं। वो तो संख्यात्मक मान, जैसे 6 वोल्ट है तो उसका मान 6 आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी प्रतिरोध तार अगर दिया हुआ है तो प्रतिरोध तार का प्रतिरोध R है, प्रतिरोध तार का प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R दिया हुआ है और उसमें से कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके सिरों पर विभवांतर कितना हो जाएगा, I गुणा R होता है नहीं, V बराबर क्या होता है, I गुणा R। तो बैटरी की वोल्टता तो मैं डायरेक्ट दे रखी है E, इसको अपन V डैश ले सकते हैं, V ले सकते हैं। ठीक है, या विद्युत वाहक बल है तो अपन E ले सकते हैं। और प्रतिरोध तार अगर दिया हुआ है तो उसके सिरों पर विभवांतर कितना जाएगा, I गुणा R। क्यों, ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब अपन बंद लूप पढ़ेंगे तो बंद लूप में या तो बैटरी की वोल्टता आएगी या प्रतिरोध तार के सिरों पर वोल्टता, मतलब वोल्ट के रूप, वोल्ट है इसका पूरा। ये जो दूसरा नियम है इसमें वोल्ट आएगा, पिछले वाले जो अपन ने पढ़ा था उसमें धारा था,
धारा था ना, इसमें वोल्टता आएगी। बात समझ में आ गई सबके? तो किरचॉफ का द्वितीय नियम केवल बंद परिपथों के लिए ही मान्य है। अगर खुला परिपथ है, खुले परिपथ का मतलब धारा आगे प्रवाहित हो रही है, वो वापस लौट कर घूम कर नहीं आ रही, ठीक है, तो उसको अपन कहेंगे खुला परिपथ। तो उसके लिए किरचॉफ का नियम मान्य नहीं होगा, अतः इसे लूप का नियम कहते हैं। अब ये नियम क्या है? किरचॉफ के द्वितीय नियमानुसार किसी बंद परिपथ के लिए टर्मिनल वोल्टताओं का बीजीय योग, टर्मिनल वोल्टता अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो परिपथ में जितनी भी युक्तियां लगी हुई हैं, 2 प्रतिरोध 1 बैटरी, या 2 बैटरी 1 प्रतिरोध, या और भी ज़्यादा, ठीक है ना। तो जितने भी उसमें युक्तियां लगी हुई हैं, 4 है, 5 है, 2 है, 3 है, जितनी भी उसमें युक्तियां लगी हुई हैं, सभी की टर्मिनल वोल्टता, अब सभी की टर्मिनल वोल्टता में बैटरी भी आ गई और प्रतिरोध तार भी आ गया। तो बैटरी की टर्मिनल वोल्टता तो सीधे सीधे V के द्वारा, या विद्युत वाहक अगर ले तो E के द्वारा जाएगी, और अगर अपन प्रतिरोध तार ले तो उसकी टर्मिनल वोल्टता जाएगी I गुणा R, ठीक है। तो टर्मिनल वोल्टताओं का बीजीय योग 0 होता है, अर्थात सिग्मा V बराबर 0। उसमें अपन ने पढ़ा था सिग्मा I बराबर 0, जो पहला नियम था। सिग्मा V बराबर 0 का मतलब क्या है? V बराबर IR होता है ना, और ये टर्मिनल वोल्टता उसको विद्युत वाहक बल के रूप में अगर अपन लिखें तो ये बैटरी का विद्युत वाहक बल है माइनस IR। तो V की जगह टर्मिनल वोल्टता की जगह अपन विद्युत वाहक बल के रूप में इसको ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो प्रतिरोध तार है ये बाहरी परिपथ में भी हो सकता है, और ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल के साथ आंतरिक प्रतिरोध भी हो सकता है। तो ये केवल एक प्रतिरोध है। तो यहाँ विद्युत वाहक बल और ये IR, ये वोल्टता हो गई बराबर 0। इसको अपन यहाँ पक्षांतरण कर देंगे तो यह आ जाएगा सिग्मा IR। कहने का मतलब है कि किसी भी परिपथ में अगर सेल लगे हुए हैं तो सेल की जो भी वोल्टता है वह वोल्टता किसके बराबर होगी? उस परिपथ में जितने भी प्रतिरोध तार जुड़े हुए हैं उन सभी प्रतिरोध तार के सिरों पर जितनी वोल्टता होगी उनके बीजीय योग के बराबर होगा। ये अपन अभी न्यूमेरिकल करेंगे, या मैं भी आपको चिन्ह बताऊंगी कि किस प्रकार से हम माइनस या प्लस लेंगे तो उससे आपके और ये क्लियर हो जाएगा। तो ये नियम समझ में आ गया सबके कि जो टर्मिनल वोल्टता का बीजीय योग है वो 0 होगा, और जो धारा का नियम है उसमें बीजीय धारा जो है, धारा का बीजीय योग 0 होता है। तो ये बात समझ में आ गई। उसमें केवल प्रतिरोध तार जुड़ते हैं संधि पर, और इसमें प्रतिरोध तार और बैटरी दोनों लगे हो सकते हैं। अर्थात किसी बंद परिपथ के लिए संयोजित सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग, देखो संयोजित सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग, एक बैटरी 6 वोल्ट की और दूसरी 3 वोल्ट की है, और दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो सीधे सीधे जुड़ जाएंगे 6 और 3 9, ठीक है, सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। सीधे सीधे का मतलब क्या हुआ? बैटरी के ऋण टर्मिनल से दूसरे बैटरी का धन टर्मिनल जुड़ा हो, तो एक 6 वोल्ट की दूसरी 3 वोल्ट की है तो 9 वोल्ट माने जाएंगे वो, ठीक है। और अगर उल्टे जुड़े हुए हैं, उल्टे का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेलों के माइनस माइनस वाले जुड़े हुए हैं, पहले सेल का माइनस दूसरे सेल के माइनस से जुड़ा हुआ है, तब दोनों घट जाएंगे। ये मैं भी बताऊंगी चिन्ह परिपथ, आपको चिन्ह किस प्रकार से व्यक्त करना है। तो किसी बंद परिपथ के लिए संयोजित सेलों के विद्युत वाहक बलों का बीजीय योग, विद्युत वाहक बल ये है, उसका जो बीजीय योग है वो किसके बराबर होगा? प्रतिरोधों के कारण विभव पतन के बीजीय योग के तुल्य होता है। प्रतिरोध के कारण उस प्रतिरोध के सिरों पर जो वोल्टता होगी, जो विभवांतर होगा, उसके बीजीय योग के बराबर होता है। तो यही ये इसका किरचॉफ का द्वितीय नियम है। और ये किस भौतिक राशि के संरक्षण को व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण को। इसमें ऊर्जा संरक्षित रहती है।
ये ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ठीक है, ये समझ में आ गया आपके। अब इससे पहले अगला बिंदु आने से पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसको आप व्यक्त कैसे करोगे। चिन्ह परिपाटी मैंने जो भी आपको बताई थी, थोड़ा सा अपन प्रयास कर लें। यहाँ पे ये पेन तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसमें देखो ये इसमें धारा की दिशा ही है ना, और इसमें अपन क्या करेंगे, जो भी लूप होगा, लूप का ही नियम है ना, इसमें जो भी लूप बनेगा उसके अंदर हम एक लूप मानेंगे। ठीक है ना, जो लूप हम मानेंगे उसमें हम धारा की दिशा भी मानेंगे। ठीक है, वो धारा की दिशा हमने मान लो इस तरफ मान रखी है ऐसे। तो अब आप इन दोनों में चेक कीजिए कि बैटरी के अंदर जो धारा की दिशा है और हमने जो मानी वो धारा की दिशा समान है क्या, एक जैसी है क्या, एक ही तरफ है क्या। अगर एक तरफ है तब जो विद्युत वाहक बल होगा वो कैसा होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, इसलिए तो पहली कंडीशन आ गई। अब दूसरी कंडीशन, दूसरे में क्या है कि जैसे ये मान लो बैटरी दे रखी है और ये धारा की दिशा, धारा की दिशा तो प्लस से माइनस ही होगा, ये अपन जानते हैं सब कि प्लस सीधे से माइनस सीधे की ओर प्रवाहित होती है। ठीक है, ये तो परिपथ की धारा हो गई। अब हमने जो लूप माना अंदर उसकी दिशा मान लो इस तरह से है। हम जो लूप मानेंगे बंद परिपथ है, बंद परिपथ के अंदर अपन एक गोला बना देंगे, एक लूप बना देंगे। ठीक है ना, उस लूप में हम अपनी डायरेक्शन देंगे, हम एक दिशा करेंगे। वो दिशा क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। हम दिशा को क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं। तो हमने जो लूप के अंदर जो डायरेक्शन मानी वो मान लो इस प्रकार से माने, ऐसे माने। अब इनमें आप दोनों में देखिए, समान धारा की दिशा समान है या विपरीत है, विपरीत हो गई ना। परिपथ में तो धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है और हमने जो धारा मानी वो इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। ठीक है ना, तो अब जो विद्युत वाहक बल आएगा इस सेल के लिए वो क्या होगा, वो होगा माइनस। तो इसमें जो माइनस आएगा वो माइनस ई, विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होगा। यहाँ जो बीजीयू की चर्चा हुई है ना, ये बीजीयू होगा ना, तो बीजीयू का मतलब कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो बैटरी जुड़ी हुई रहती है वो अगर दोनों सेम जुड़ी हुई है तब तो श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है, तब तो एक ही दिशा में धारा प्रवाहित होगी। अपन जो लूप मानेंगे वो भी दोनों के लिए समान आएगा, तो जुड़ जाएंगे दोनों, मतलब दोनों प्लस प्लस के होंगे। और अगर उल्टे जुड़े हुए हैं, उल्टे का मतलब बैटरी के ऋण सिरे से दूसरे बैटरी का अगर ऋण सिरा जुड़ा हुआ है तब दोनों आपस में घट जाएंगे। ठीक है, तो ये आगे अपन एक डायग्राम और पढ़ेंगे, उसमें एकदम और क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये जो अभी अपन 4 बिंदु पढ़ेंगे, 2 बिंदु अपन ने पढ़े हैं यहाँ पर बैटरी के लिए, तो ये दोनों आप याद रखोगे लूप के नियम है। जब हम किरचॉफ का नियम किसी न्यूमेरिकल में लगाते हैं, किसी परिपथ में लगाते हैं, तो उसके लिए आपको ये दोनों बातें याद रखनी जरूरी है कि अगर परिपथ में प्रवाहित धारा हमारे द्वारा मानी गई धारा के समान है तब तो विद्युत वाहक बल को लेना प्लस, और अगर बैटरी में प्रवाहित धारा, परिपथ में प्रवाहित धारा हमारे द्वारा मानी गई धारा के अगर विपरीत है तब विद्युत वाहक बल आएगा ऋणात्मक। ये आपकी बुक में एक उदाहरण भी दे रखा है, लूप के नियम के बाद में एक एग्जाम्पल दे रखा है, उसमें भी ये नियम आपके लगा रखा है उसमें। ठीक है ना, उसमें भी लूप मान के, और लूप आप मैं बता दूं आपको कि आप लूप क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी मान सकते हैं।
कोई उस पर बाउंड नहीं है आपके ऊपर कि आप क्लॉकवाइज ही मानो, ठीक है ना, वो आपकी मर्जी है, लेकिन रिजल्ट उसका सेम आएगा। चाहे आप एक बार क्लॉकवाइज मानकर पूरे न्यूमेरिकल को कर लें, एक बार आप एंटी क्लॉकवाइज मानकर पूरे न्यूमेरिकल को कर लें, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि जब ई का चिन्ह बदलेगा तो उसमें IR का भी बदलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये 2 बिंदु अपन ने पढ़ लिए सेल के लिए। अब जो तीसरा बिंदु है वो है प्रतिरोध के लिए, क्योंकि प्रतिरोध तार भी लगा हुआ है। ये तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में एक प्रतिरोध तार लगा हुआ है, ठीक है, ये R प्रतिरोध है इसका, और इसमें धारा की दिशा ये है, क्योंकि परिपथ में लगा हुआ है ये भी, तो बैटरी में जैसे भी धारा आ रही है वैसे ही प्रतिरोध में जाएगी। प्रतिरोध का खुद का कोई रोल नहीं है धारा में, ठीक है ना, वो तो अगर इधर से आएगी तो इधर से गुजर जाएगी, अगर इधर से आएगी तो इधर से गुजर जाएगी। वो बैटरी पर डिपेंड करेगा कि बैटरी कहाँ से आवेश भेज रहा है। बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ भी वही बात आती है कि अगर दिशा सेम है, हमने लूप में इस प्रकार से धारा मान रखी है, हमने जो लूप माना उसमें दिशा इस प्रकार से मान रखी है, तो देखो सेम हो गया ना, सेम है ना। परिपथ में धारा की दिशा और हमारे द्वारा मानी गई धारा की दिशा बराबर है, तो क्या आएगा, प्लस, धनात्मक आएगा। क्या आएगा, I और R, लेनी वोल्टा ही है, प्रतिरोध तार के सिरों पर वोल्टा ही लेनी है आपको, ठीक है। और इसके ऑपोजिट चौथा बिंदु, ये वही प्रतिरोध तार लगा हुआ है, खतरनाक बन रहा है प्रतिरोध तार भी, ठीक है ना। और ये इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, और ये धारा की दिशा हमने मान रखी, हमने जो धारा की दिशा मानी वो इस प्रकार मानी, तो ऑपोजिट हो गई ना, विपरीत धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। चौथे पॉइंट में ये प्रतिरोध तार R है, तो ये ऋणात्मक आएगा। क्यों, क्योंकि हमारे द्वारा मानी गई दिशा और हमारे द्वारा मानी गई दिशा और परिपथ की प्रवाहित की दिशा अगर विपरीत है तो जो IR आएगा वो क्या आएगा, ऋणात्मक आएगा। सिरों पर जो विभवांतर आएगा वो माइनस में आएगा। तो यहाँ हमने जो देखा समीकरण 2 में ये IR का बीजीय योग, ये भी डिपेंड करेगा कि कौन सा चिन्ह प्लस का आएगा, कौन सा माइनस का आएगा। ये आप जब चित्र में देखोगे कि समान प्रवाहित हो रहा है, धारा समान है, तब तो प्लस लगाओगे उस पर, और अगर विपरीत है तो क्या लगा दोगे, माइनस लगा दोगे। ये आप आज ही, चाहे आप जिनके पास बुक है वो बुक से आप एग्जाम्पल करके देख लेना, उसमें एक एग्जाम्पल दे रखा होगा और उसमें ये आपके नियम फॉलो कर रखे हैं, ये नियम उसमें लगा रखे हैं, क्योंकि इन नियमों के बिना आप उस न्यूमेरिकल को हल नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई सबके। तो ये आप जो किरचॉफ का जो नियम है, संधि का नियम और जो लूप का नियम है, ये हम न्यूमेरिकल में लगाएंगे, और ये नियम अलग से भी आ सकता है। तो दोनों नियम, धारा का नियम और लूप का नियम, और दोनों में कौन कौन सी राशियां संरक्षित रहती हैं। पहले वाले में आवेश संरक्षित रहता है और दूसरे वाले में ऊर्जा संरक्षित रहती है, ठीक है। और ये जो दूसरा नियम है उसमें ये जो मैंने आपको बताए पॉइंट्स, 4 पॉइंट्स, ये आप ध्यान रखोगे विशेष रूप से कि समान है तब तो धनात्मक और विपरीत है तब ऋणात्मक, चाहे वो विद्युत वाहक बल हो चाहे वो वोल्टता हो, टर्मिनल वोल्टता, प्रतिरोध तार के सिरों पर वोल्टता हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखोगे। अब हम जो अगला बिंदु पढ़ेंगे वो है व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज, ठीक है। अब व्हीटस्टोन सेतु देखो क्या है, इसमें 4 प्रतिरोध लगे होते हैं। कितने? 4। इन 4 प्रतिरोध में से एक प्रतिरोध अज्ञात रहता है, 3 हमें पता रहते हैं। ये तीनों कितने कितने होंगे ये हम जानते हैं, ये ज्ञात है। चौथा जो प्रतिरोध है वो अज्ञात होता है, ये इसको अपन नहीं जानते हैं। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है, व्हीटस्टोन ब्रिज जो है, उसके अनुसार हम इस अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करते हैं इन तीनों की सहायता से। बात समझ में आ गई। 4 प्रतिरोध लगे रहते हैं, 4 प्रतिरोधों का एक ब्रिज बना हुआ रहता है, एक सेतु बना हुआ रहता है। इन 4 प्रतिरोधों में से 2 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में
बाकी के दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और ये दोनों आपस में समांतर क्रम में। ये दोनों P, Q, R और S, ठीक है। तो दो प्रतिरोध कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में। ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में। P और Q आपस में कौन से क्रम में होंगे? श्रेणी क्रम में लगे रहेंगे। R और S आपस में कौन से क्रम में लगे रहेंगे? श्रेणी क्रम में लगे रहेंगे। जिसमें से S क्या है? अज्ञात है, हमें नहीं पता वो कितने ओम का है, लेकिन इन दोनों का श्रेणी क्रम और इन दोनों का श्रेणी क्रम आपस में समांतर क्रम में जुड़ा होता है। इस प्रकार से चार जो प्रतिरोध हैं वो एक ब्रिज बनाकर, एक सेतु बनाकर लगे हुए होते हैं। इसे अपन कहते हैं व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। और ये काम क्या आता है? अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करने के काम आता है। इसका उपयोग जो है वो अज्ञात प्रतिरोध का प्रतिरोध ज्ञात करने में होता है। समझ में आ गया सबके? तो अपन जब चित्र देखेंगे, डायग्राम इसका देखेंगे, किस प्रकार से परिपथ में जोड़ते हैं इसको, किस प्रकार से जुड़ा हुआ होता है, तो और ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। चार प्रतिरोधों का वह चतुर्भुजीय संयोजन एक चतुर्भुजा के रूप में, चार भुजाओं के रूप में जुड़ा रहेगा, जिससे कि संयोजित प्रतिरोधों में से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सके। इन चारों प्रतिरोधों में से कोई एक प्रतिरोध ऐसा होगा जिसका मान हमें नहीं पता, उसका मान ज्ञात किया जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन ब्रिज कहलाता है। अब इसकी संरचना कैसी है, इसका सिद्धांत क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज में प्रतिरोध PQ तथा RS, P और Q आपस में कौन से क्रम में रहेंगे? श्रेणी क्रम में। RS परस्पर कौन से क्रम में रहेंगे? श्रेणी क्रम में। परस्पर श्रेणी क्रम में संयोजित होकर समांतर क्रम में संयोजित होते हैं। मतलब कि P और Q श्रेणी क्रम में है, R और S श्रेणी क्रम में है, फिर ये दोनों का श्रेणी क्रम और इन दोनों का श्रेणी क्रम आपस में समांतर क्रम में रहता है। अभी आप चित्र देखोगे तो और क्लियर हो जाएगा। जहां इनका संयोजन चित्रानुसार सेल और कुंजी तथा धारामापी G से होता है। अब धारामापी कहाँ लगाना है, कुंजी आपको कहाँ लगानी है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर एक उपकरण है जो कार्य करता है और उसका नाम है मीटर सेतु। आपने लैब में अगर गए हैं, आप जब 12वीं क्लास के प्रैक्टिकल चल रहे थे तो आपने देखा होगा कि उसमें एक लकड़ी का फट्टा था छोटा, ठीक है ना, जिसकी चौड़ाई कम थी। एक तो चौड़े लकड़ी के फट्टे थे जिसमें बहुत से तार लगे हुए थे, वो नहीं, एक पतला था लकड़ी का फट्टा, लंबा था, जिसमें एक ही तार लगा हुआ था, उसको अपन कहते हैं मीटर सेतु, ठीक है ना। वो मीटर सेतु इस व्हीटस्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। तो हम जब मीटर ब्रिज पढ़ेंगे, हम जब मीटर सेतु पढ़ेंगे, तब वहां व्हीटस्टोन ब्रिज का नाम आएगा और उसका जब अपन सर्किट जोड़ेंगे, उसका जब सर्किट बनाएंगे, तो उसके सर्किट को बनाने के लिए मीटर, ये जो व्हीटस्टोन सेतु है, इसका हमें ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए मीटर सेतु अगर आपके समझ में आ गया तो आपके मीटर ब्रिज भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चार प्रतिरोध हैं, चार में से एक अज्ञात होता है, तीन पता रहता है। चार लगे हुए कैसे रहते हैं? कोई दो श्रेणी क्रम में, बाकी के कोई दो श्रेणी क्रम में, और वो दोनों आपस में समांतर। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ डायग्राम देखिए आप, इसमें आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये ए बिंदु है, ए बिंदु से एक प्रतिरोध लगा हुआ है यहाँ P, देखो यहाँ ये P प्रतिरोध लगा हुआ है, ठीक है। ये आगे जाएगा, ये आगे जाकर यहाँ B बिंदु है, यहाँ पर ये दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है। देखो चार प्रतिरोध दिख रहे हैं आपको, P, Q, R और S दिख रहे हैं ना, P, Q, R और S। तो
यहाँ से ए बिंदु से यहाँ एक P प्रतिरोध लगा हुआ है, फिर आगे ये किससे जुड़ा हुआ है, Q से जुड़ा हुआ है, और फिर C बिंदु पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे देखिए ये जो A बिंदु से दूसरी जो शाखा जा रही है, दूसरा जो रास्ता जा रहा है वो R प्रतिरोध, R से फिर ये D बिंदु है और ये S प्रतिरोध और ये फिर C बिंदु पे आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ A से दो रास्ते निकल रहे हैं, एक तो P की तरफ जाता है, दूसरा R की तरफ जाता है। तो हम ये मानते हैं कि जैसे यहाँ बैटरी लगी हुई है, बैटरी से यहाँ पे प्लस सिरे से I धारा प्रवाहित हो रही है। ये I धारा कहाँ पर पहुंचेगी, A बिंदु पर पहुंचेगी। I धारा A बिंदु पर पहुंची, वहां कितने रास्ते हैं, दो रास्ते हैं। उस I धारा का कुछ भाग मतलब I1 कहाँ से जाएगा, इधर से इस P प्रतिरोध में से गया। ठीक है, और इसका दूसरा जो भाग है I2 वो R प्रतिरोध में से जाएगा। ठीक है, और यहां से जो धारा गई वो यहां से वही धारा I1 जो है वो Q में से भी जाएगी, क्योंकि और कोई धारा इधर आई, इस रास्ते पर और कोई धारा आई नहीं, I1 धारा आ रही है और वही I1 धारा इसमें से भी जाएगी और C बिंदु पर आ जाएगी। ठीक है, यहां से जो I2 गई वो धारा R में से जाएगी, फिर वही धारा S में से भी जाएगी और बिंदु C पर पहुंचेगी। मतलब बिंदु A पर धारा का विभाजन हुआ, अलग अलग रास्ते से निकले और बिंदु C पर वापस मिल गई। बात समझ में आ गई सबके? ठीक है ना। तो यहाँ पर P और Q में धारा का मान समान है, P और Q में धारा का मान समान है, तो यहाँ ये दोनों कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। P और Q कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और यहाँ R और S कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में। ठीक है, और इन दोनों का श्रेणी क्रम इन दोनों के श्रेणी क्रम के समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। मतलब ये वाली जो लाइन है A B C, ये वाली जो लाइन है वो A D C के समांतर क्रम में है। इतनी बात समझ में आ गई सबके? तो इसमें से तुम्हें बहुत सारी चीजें हैं जो अभी समझनी बाकी है आपको। अभी तो अपन शुरू किया पढ़ने, हमने केवल ये पढ़ा चार प्रतिरोध P Q R और S लगा हुआ है। ठीक है, ये चार चीजें अपन ने पढ़ी हैं, चार प्रतिरोध लगे हुए हैं, वो अपन ने पीछे पढ़ा था। इन चारों प्रतिरोधों में हमने ये भी पढ़ा था कि P Q श्रेणी क्रम में, R S श्रेणी क्रम में और फिर वो आपस में समांतर क्रम में। तो ये बात यहाँ समझ में आ गई, क्लियर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात आती है अगली, वो ये है कि इन चारों प्रतिरोधों में से जो अज्ञात प्रतिरोध S, ये S क्या है, अज्ञात, ये हमें पता नहीं है कितने ओम का है। P पता रहता है कितने ओम का है, Q का मान भी हमें ज्ञात रहता है, R का भी ज्ञात रहता है, S हमें नहीं पता, S अज्ञात है। तो चार प्रतिरोधों में से जो भी अज्ञात होगा उसे हम यहीं पर जोड़ेंगे। कहाँ पर, C और D के बीच में। ये आप हमेशा ध्यान रखें, C और D के बीच में कौन सा प्रतिरोध जुड़ेगा, अज्ञात प्रतिरोध। हमारे पास में चार प्रतिरोध है, चार तार है, चार प्रतिरोध तार में से तीन तो हमें पता है कितने कितने हैं, हमें चौथा नहीं पता। तो जो नहीं पता उसको कहाँ जोड़ोगे, C और D के बीच में जोड़ दो, बाकी के तीनों आप यहाँ जोड़ दो जो ज्ञात है। ये बात भी क्लियर हो गई। तो यहाँ CD के बीच में, CD भुजा पर जो भी प्रतिरोध जोड़ा जाएगा वो कौन सा होगा, अज्ञात होगा। तो ये बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब हमारे पास में चार बिंदु हैं, कौन कौन से, A C B R D। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखोगे, जहां आपने A लिखा वहां A ही लिखोगे। यहाँ A है, यहाँ A ही आएगा। ठीक है, यहाँ आप B नहीं लिखोगे, B ऊपर ही आएगा। A B C और ये D। तो A और C जो भुजा है, जो बिंदु है,
उन एसी के बीच में हमने क्या लगा रखी है, एक बैटरी लगा रखी है और एक कुंजी लगा रखी है। देखो ध्यान से देखो आप, ए बिंदु और सी बिंदु के मध्य यहाँ पर बाहर देखो ये बैटरी लगा रखी है, ये कुंजी लगा रखी है और ये तार हमने किससे जोड़ दिया, सी से जोड़ दिया। तो ए और सी के मध्य क्या जुड़ेगा, बैटरी और कुंजी। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हम मीटर से तुम्हें ऐसे ही जोड़ेंगे। ये मान लो कि मीटर से तो का परिपथ है, ठीक है ना। तो जो ए बिंदु है और जो सी बिंदु है उसके बीच में आपको क्या जोड़ना है, बैटरी और कुंजी। क्लियर होगी ये बात। अगली बात जो है वो हमारे पास में दो बिंदु और बचे, बी और डी। तो बी और डी के बीच में हमेशा और हमेशा क्या जुड़ेगा, धारामापी। यहाँ जी लिख रखा है, कैपिटल जी, धारामापी और कुंजी K2। ये K1 कुंजी, कुंजियां दो है, एक तो K1 और एक K2, ठीक है। दोनों कुंजियां तो सेम है लेकिन नाम हमें अलग अलग देने पड़ेंगे क्योंकि इनको बंद करना खोलना ये अलग अलग तरीके से होगा इसलिए, ठीक है। तो ये पूरा डायग्राम आपके अभी पूरा तो नहीं हुआ, ये नंबर 1 और नंबर 2 सर्कल अभी बाकी रह गए। ये मैं आपको कल बताऊंगी क्या है, लेकिन अभी मैंने चारों प्रतिरोध बता दिए, धारा बता दी किस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ए और सी के बीच में हमेशा बैटरी और कुंजी लगेगा, बी और डी के बीच में धारामापी और कुंजी K2 लगेगा। अब ये कैसे काम करेगा, क्या इसका सिद्धांत है, बनावट मैंने आपको बता दी। अभी इसका सिद्धांत और इसकी क्रिया विधि कैसे कार्य करेगा, कैसे अपन इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसका सूत्र निकालेंगे, वो अपन कल पढ़ेंगे, ठीक है। इसीलिए ये लूप बना रखे हैं, जो अपन क्रिया विधि पढ़ेंगे उसमें इसको लूप को समझाऊंगी क्या बना हुआ है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इसको पढ़ें और इसको याद करें। धन्यवाद।